हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक रहेगा एसएचएम, मतलब सरल आवर्त गति, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस यूनिट से आए हुए उन सभी सवालों के बारे में अपन जिक्र करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में अब तक पूछे हैं। ठीक है, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से सवाल यहां पूछे गए हैं। ज्यादातर सवाल थ्योरेटिकल सवाल ही पूछे गए हैं। चलो वो तो अपन देख ही लेंगे। अभी आपको क्या करना है, सवाल जैसे ही सामने आता है खुद पढ़ो, अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, गैस करो, अनुमान लगाओ और फिर अपने आंसर की जांच करो। देखते हैं क्या सही क्या गलत। ठीक है, चलो आओ देखो। पहला सवाल देखो, किसी अवमंदित दोलक के लिए गुटके का द्रव्यमान 200 ग्राम, के बराबर 90 न्यूटन प्रति मीटर के यहां बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट तथा अवमंदन स्थिरांक b बराबर 40 ग्राम पर सेकंड है, वह समय जिसमें यांत्रिक ऊर्जा अपने आरंभिक मान की आधी रह जाएगी, इनमें से वो समय बताना है आपको। ये सवाल डंपिंग ओसिलेशन को लेकर के पूछा गया है, मतलब अवमंदित दोलन को लेकर के सवाल पूछा गया है। और इस सवाल की खास बात, ये सवाल एनसीईआरटी की 11वीं क्लास की बुक से सीधा सीधा बिना तोड़ मरोड़ के उठाया गया है। यहां तक कि डाटा भी चेंज नहीं किए गए हैं। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आओ देखो, डंपिंग ओसिलेशन में क्या होता है, मतलब अवमंदित दोलन में क्या होता है, एनर्जी भी लगातार समय के साथ घटती हुई चली जाती है, एम्पलीट्यूड आयाम भी लगातार समय के साथ घटता हुआ चला जाता है। और यहां समय के साथ जो कमी होती है वो चरघातांक के रूप से कमी होती है। और यहां के सवाल ठीक वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे अपन रेडियो एक्टिविटी में जो रदरफोर्ड सोडी का नियम आता है, अर्ध आयु काल है, माध्य आयु काल है, कुछ याद आया होगा। कुछ उसी तरीके से उसी पैटर्न पे यहां के सवाल सॉल्व होते हैं। चलो एक बार देखते हैं इसे और इसका सही आंसर ढूंढते हैं। आओ, वास्तव में हमें कुछ ये पता होना चाहिए कि एनर्जी E इक्वल टू ई नोट ई माइनस लेमडा टी ऐसे लिखा जा सकता है डंपिंग ओसिलेशन में, जहां ई नोट प्रारंभिक ऊर्जा है, ई यहां टी समय बाद ऊर्जा है, लेमडा यहां एक नियतांक है जिसे आप बी अपॉन एम कहोगे। एनर्जी के लिए बी अपॉन एम कहेंगे। ओके, और सुनो, वह समय जिसमें यांत्रिक ऊर्जा आरंभिक मान की आधी रह जाती है, क्यों ना इसे हम अर्ध आयु काल कह दें, क्यों ना इसे अपन हाफ लाइफ जैसा कुछ बोल दें। बिल्कुल। और अर्ध आयु काल के लिए सूत्र आता है 0.693 बटा लेमडा। रेडियो एक्टिविटी में भी कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं, बस लेमडा की वैल्यू यहां से ले लो। अब देखिए आप, लेमडा की वैल्यू बी अपॉन एम, तो बी की वैल्यू दे रखी है 40 ग्राम पर सेकंड, लिखिए 40 ग्राम पर सेकंड। एम की वैल्यू लिखिए 200 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, आंसर आया 1/5 और सेकंड इनवर्स। बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 0.693 और ये आएगा 1/5, मतलब 0.693 गुणा 5। जब आप सोल्व करोगे तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये 5 आएगा, ये 6 आएगा और ये कुछ ऐसा आएगा, पॉइंट यहां लगा दो। इसका आंसर वास्तव में 3.465 सेकंड आएगा। जहां तक अपन देख पा रहे हैं इसका सही आंसर सी होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए आप, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2011 में पूछा गया सवाल है। सवाल एक बार आप खुद पढ़ लीजिए। सवाल क्या कहता है वो देखो, एक स्प्रिंग लट्ठे का निकाय चिकनी क्षैतिज सतह पर सरल आवर्त गति कर रहा है। इस लट्ठे को कोई आवेश प्लस क्यू दिया जाता है तथा एक समान क्षैतिज विद्युत क्षेत्र दाहिनी ओर लगाया जाता है।
इसके कारण मतलब यू समझो ये गुटका है, एम द्रव्यमान का गुटका है और यहां इस स्प्रिंग सिस्टम से इस तरीके से बंधा हुआ है और इसे कुछ चार्ज दिया गया है और फिर बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में से रख दिया जाता है, तो आवर्तकाल में क्या फर्क होगा, यह पूछा जा रहा है। इसका दोलन काल बढ़ेगा, दोलन काल घटेगा, दोलन काल वही रहेगा तथा पहले की तरह उसी माध्य स्थिति पर यह दोलन करता रहेगा। इसका दोलन काल तो वही रहेगा पर इसकी माध्य स्थिति बदल जाएगी। ये सही आंसर है कौन सा वाला, डी वाला। सर वो कैसे, आओ बताता हूं। हमें पता होना चाहिए कि आवर्तकाल t बराबर 2 पाई m अपॉन के और इसका रूट, ये हमें पता होना चाहिए। मास यहां बदल नहीं रहा, स्प्रिंग का कांस्टेंट यहां बदल नहीं रहा, तो आवर्तकाल दोलन काल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, t यहां कांस्टेंट रहेगा। पर माध्य स्थिति मीन पोजीशन यहां बदल जाएगी। वो कैसे, बताता हूं। जब आप यहां विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा, इसकी वैल्यू होगी प्लस Q और E, और माध्य स्थिति यहां से चेंज होके थोड़ा आगे की ओर विस्थापित हो जाएगी। माध्य स्थिति यहां विस्थापित हो जाएगी और फिर अब यहां से आप थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ते हो तो इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द यह दोलन करेगा, जिसका आवर्तकाल वही रहेगा जो शुरुआती कंडीशन में था। मतलब दोलन काल तो वही रहेगा लेकिन माध्य स्थिति चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे स्प्रिंग को एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं। भाई हम ऐसा भी तो पढ़ते हैं, एक स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एम द्रव्यमान से बांधकर दोलन करवाया जाता है। आवर्तकाल t बराबर 2 पाई m अपॉन के का रूट। अब इसी सिस्टम को अगर आप ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़कर अगर आप दोलन करवाते हो तो यकीन करो आवर्तकाल तो इतना ही होगा, लेकिन जो मीन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, वास्तव में इसमें और इसमें फर्क आएगा। माध्य स्थिति मतलब यहां से लेकर यहां तक की इसकी प्राकृतिक लंबाई ये d है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की ये लंबाई d नहीं, d डैश होगी और इसकी वैल्यू d से ज्यादा होगी। मतलब यहां माध्य स्थिति में चेंज आएगा लेकिन आवर्तकाल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक ऐसी कहानी यहां कह रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो। ये देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजक प्रणोदित दोलक को दर्शाता है। प्रणोदित दोलन मतलब फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये डी वाला इसका आंसर होगा। जब हम प्रणोदित दोलन पढ़ते हैं, प्रणोदित दोलन में जो दोलन का अवकलन समीकरण आता है वास्तव में वो इस सूत्र से दिया जाता है। तो इसमें ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा थ्योरेटिकल सवाल है, याद होना चाहिए। आगे बढ़िए। अब इस सवाल को देखिए, यदि सरल आवर्त गति कर रहे कण की आवर्ती f है तो इसकी गतिज ऊर्जा की आवर्ती 2f होगी। थ्योरेटिकल सवाल, आसान सा सवाल। अगर SHM कर रहे कण की आवर्ती f हो, ओमेगा हो, n हो, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति 2f या 2 ओमेगा या 2n होगी, मतलब 2 गुनी होगी। चलो अपन ये भी देख लेते हैं कि 2 गुनी कैसे बताते हैं। आइए, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 KA² और cos² ओमेगा टी। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अपन ऐसा ले सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है x = a sin ओमेगा टी, तो फिर वेलोसिटी आता है a ओमेगा cos ओमेगा टी। और जब काइनेटिक एनर्जी की आप बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², बस v की वैल्यू ये पुट करना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, यहां जो k आएगा वास्तव में m ओमेगा², इसी को अपन k कहते हैं। अच्छी बात है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ रहा है, ओमेगा यहां
ओमेगा यहां एसएचएम कर रहे कण की आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है। अब काइनेटिक एनर्जी को यूं भी लिखा जा सकता है 1/2 के ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिखा जा सकता है 1/4 के ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, मतलब इसकी आवृत्ति 2 गुनी होगी, मतलब 2 ओमेगा होगी। तो अगर एसएचएम कर रहे कण की आवृत्ति ओमेगा है तो गति ऊर्जा की आवृत्ति 2 ओमेगा, एफ है तो 2f, एन है तो 2n। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे बढ़िए, ये सवाल देखिए, आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है सुनो, एक नगण्य द्रव्यमान की स्प्रिंग से m द्रव्यमान लटकाने पर दोलन काल t प्राप्त होता है। यदि प्रारंभिक द्रव्यमान के साथ दूसरा द्रव्यमान m जोड़ा जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। यार कितना सरल है ये बताओ। आओ, क्या कह रहा है, ये कह रहा है शुरुआती कंडीशन में t बराबर 2 पाई m अपॉन के रूट, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई एक स्प्रिंग जिसके साथ m द्रव्यमान लटकाने पर आवर्तकाल t प्राप्त होता है, फिर कहता है कि इसी स्प्रिंग से m और m मतलब 2m द्रव्यमान लटकाने पर आज आवर्तकाल कितना होगा। आओ देखो, पहले वाले केस में आवर्तकाल का मान t बराबर 2 पाई m अपॉन के और रूट, चलो t डैश बताओ, 2 पाई m की जगह क्या लेना है 2m, के तो के ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 2, यकीन करो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यकीन करो t डैश इक्वल टू आएगा √2 और ये t, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। मतलब स्प्रिंग से जुड़ा द्रव्यमान अगर दुगना कर दिया जाए तो आवर्तकाल √2 गुना हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे सामने ये है। द्रव्यमान दुगना किया, हमने यहाँ 2m रखा, सॉल्व किया तो आंसर हमारा डी आया। बहुत सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ो, चलो इसे देखो, ये आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया सवाल, बढ़िया सवाल। दो सरल आवर्त गतियां और इनके समीकरण ऐसे दिए गए हैं, y1 बराबर समथिंग समथिंग, y2 बराबर समथिंग समथिंग द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। दोनों गतियों के आयामों का अनुपात क्या होगा, एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। आओ, बढ़िया सवाल है वैसे ये। आइए देखो, y1 इक्वल टू 10 ये साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 4, अगर मैं यहां देखूं तो इसका एम्पलीट्यूड, जो पहली वाली गति है इसका आयाम आएगा 10 यूनिट। वो मीटर देता तो मीटर, सेंटीमीटर देता तो सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं दिया तो हम भी कुछ नहीं देंगे। समीकरण नंबर 1। चलो ए स्थिति, अब आप बे स्थिति में आओ। y2 इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 5 को इससे भी गुणा करना होगा, इससे भी गुणा करना होगा, क्योंकि ये 5 बाहर है। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 √3 और ये कॉस 3 पाई टी। ओके, इसे आप स्मॉल a1 कह दो, इसे आप स्मॉल a2 कह दो। यहां साइन ओमेगा टी है, यहां कॉस ओमेगा टी है, और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। तो यहां जो एम्पलीट्यूड अपन a2 लेंगे, वास्तव में वो आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 90 और इसका रूट। कॉस 90 0 हो जाएगा तो ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इसका रूट। आगे बढ़िए, a1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, a2 कितना है 5 √3, इसका होल स्क्वायर और इसका रूट। जब आप सोल्व करोगे ये 25, ये 75 रूट, यानी कि 100 का रूट, और इसका आंसर कितना आया 10। ध्यान दीजिए, a1 भी 10 है, a2 भी 10 है, मतलब इस पहले वाली समीकरण के लिए आयाम a1 बराबर 10, दूसरे वाली समीकरण के लिए भी आयाम 10, दोनों का अनुपात पूछा है
10/10 1 आएगा, 1:1 आएगा। अच्छा सवाल है, सरल है पर अच्छा सवाल है, आगे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है खुद पढ़िए और अपने तरीके से एक बार आंसर का अनुमान भी लगाओ। चलो आओ देखो मैं बताता हूं। स्प्रिंग से लटकी एक वस्तु टी आवर्तकाल से दोलन कर रही है। यदि स्प्रिंग को दो समान भागों में काटकर चित्र में दर्शाए अनुसार इसी वस्तु से जोड़ दिया जाता है तो दोलनों का नया आवर्तकाल क्या होगा। सवाल क्या कहता है मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। वो कहता है कि एक स्प्रिंग एम द्रव्यमान के पिंड से बांध के दोलन करवाया जाता है तो आवर्तकाल टी प्राप्त होता है और हमें पता होना चाहिए कि टी की वैल्यू 2πm/k और इसका रूट। समीकरण नंबर 1। अब क्या बोला, इसे दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देता है और फिर इन दोनों को ऐसे बांध के उसी द्रव्यमान को दोलन करवाया जाता है तो अब आवर्तकाल कितना होगा। तो देखो, जब स्प्रिंग को दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं ना तो प्रत्येक टुकड़े का बल नियतांक दुगना हो जाएगा। ये भी 2k, ये भी 2k, मतलब इसका फोर्स कांस्टेंट 2k, इसका फोर्स कांस्टेंट 2k। मतलब किसी स्प्रिंग को अगर एक समान n टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट n के हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। तो वास्तव में ये भी 2k, ये भी 2k। अब हमें क्या करना है, ये भी पता होना चाहिए कि ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई है तो k इक्वलेंट इक्वल टू होगा 2k प्लस 2k इक्वल टू 4k होगा। इसका व्यवहार, स्प्रिंग का व्यवहार संधारित्र कैपेसिटर की तरह होता है तो समांतर क्रम में इस तरीके से यहां जोड़ा जाएगा। अब तो बहुत आसान हो गया, ये ए कंडीशन बे कंडीशन देखो, टी डैश इक्वल टू 2π, मास वही है पर यहां के इक्विवेलेंट लिया जाएगा, के इक्विवेलेंट इसका रूट मतलब 2πm और ये 4k। यकीन करो इसका आंसर आएगा t/2, t/2, t/2। इसका आंसर सी होगा। और अच्छी बात बताता हूं आपको, आओ आने वाले एग्जाम में कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं आगे के लिए, मतलब आप इसे नोट लगा के भी याद कर सकते हो। एक स्प्रिंग एम द्रव्यमान का पिंड आवर्तकाल टी है। अब इस स्प्रिंग को एक समान एन टुकड़ों में काट दिया जाता है, एन टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब पूछ सकता है हमें कि बताइए अगर एक ही टुकड़े को दोलन करवाया जाए तो आवर्तकाल कितना होगा। तो T/√n। वो कह सकता है सभी को अगर समांतर क्रम में जोड़ के दोलन करवाया जाए तो आवर्तकाल T/n होगा। यहां हमें स्प्रिंग के दो टुकड़े किए हैं और दो टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो T समांतर बराबर T/n, n कितने हैं 2 तो T/2। मतलब इस सवाल को आप टिप्स पे याद रखना, आवर्तकाल T है, अगर स्प्रिंग को एक समान n टुकड़ों में काट दिया जाए और एक टुकड़े से उसी द्रव्यमान को दोलन करवाया जाए तो आवर्तकाल T/n√। सभी टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ के उसी टुकड़े को दोलन करवाया जाए तो आवर्तकाल T/n। बहुत सरल, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर ये बात हमें पता होती तो। अगर ये बात हमें पता हो तो आगे भी हमारे लिए आसान होगा। ठीक, चलो आगे। अब इस सवाल को देखो आप, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया सवाल है। अब सुनो, एक कण टी आवर्तकाल से ए आयाम की सरल आवर्त गति कर रहा है। कण को x बराबर √3/2 ए स्थान से और सीधी धनात्मक दिशा में x बराबर a तक पहुंचने में समय लगता है। कितना समय लगेगा, सवाल मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। आइए, कुछ ऐसा है, ये माध्य स्थिति, ये चरम स्थिति, ये चरम स्थिति। मतलब कोई कण है जिसका आवर्तकाल कैपिटल टी है, ओके, और आयाम ए है
और वो सीधी रेखा पर SHM गति कर रहा है। ये माध्य स्थिति है। ये हमें पता होना चाहिए कि कण को यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा वो T/4 लगेगा, क्योंकि ये 1/4 चक्र है। समझो, पूरा चक्र कब होगा? यहां से यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर लौट के वापस आएगा। एक पूरे चक्कर में कितना समय लग रहा है? T। तो 1/4 चक्कर में कितना समय लगेगा? T/4। मतलब यहां से यहां तक आने में समय लग रहा है T/4। और सुनो, हमें क्या कह रहा है वो देखो। अब वो कहता है कि यहां पोजीशन दे रखी है x बराबर √3/2a, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगेगा, इसको मैं T डैश बोल देता हूं। ये पूछ रहा है। हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर अपन ये पता कर लें कि यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है ये T, ये कितना होगा। ओके, अगर हमें ये पता हो तो T/4 में से इसे घटा करके ये प्राप्त कर सकते हैं। चलो आओ, पहले मैं T की वैल्यू बताता हूं आपको। SHM कर रहे कण के लिए विस्थापन का सूत्र x बराबर a साइन ओमेगा टी। x की वैल्यू दे रखी है √3/2a। पहले हम यहां से लेकर यहां तक की का समय ज्ञात कर रहे हैं, यहां से यहां तक का, ध्यान दीजिए। फिर ये a आया, वही साइन 2π/t, और फिर ये स्मॉल t। ओके, a से a चला जाएगा। पता है √3/2 ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और साइन 60 डिग्री को अपन π/3 कह सकते हैं। इधर आइए, साइन 2π/t और ये स्मॉल t। साइन से साइन चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा। यकीन करिए ये स्मॉल t की वैल्यू आएगी T/6। मतलब यहां से यहां तक चलने में समय लगेगा T/6। पर हमें तो ये पूछा जा रहा है, यहां से यहां तक का समय पूछ रहा है। तो अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, T डैश इक्वल टू T/4 माइनस T/6। ये T/4, ये T/6, इसमें से इसको घटा देना है। T डैश इक्वल टू T/12 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। चलो आगे बढ़ो। तरीके और भी हैं इसको सोल्व करने के, पर ठीक है, आंसर आ गया। तरीका ये भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है। तो अपन इस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। क्या आगे बढ़े? ठीक। अब इस सवाल को देखो। ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2022 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है, सुनो। एक क्षैतिज स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक इतना है। 300 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्प्रिंग से जोड़कर 5 सेंटीमीटर तक विस्थापित किया जाता है। इसके बाद पिंड को छोड़ दिया जाता है। पिंड का अधिकतम वेग क्या होगा? बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस मेथड पर यह सवाल पूछा गया है। आओ देखो, समझाता हूं। वैसे तो मैं पहले आपको आंसर बता देता हूं। पता है 8 सेंटीमीटर खींच के छोड़ने पर क्या होगा? आइए, ये स्प्रिंग, ये एम द्रव्यमान का ये पिंड, ये माध्य स्थिति समझ लो। अब इस एम द्रव्यमान को 8 सेंटीमीटर खींच करके छोड़ दिया जाता है, तो वास्तव में अब ये SHM गति करेगा। जब 8 सेंटीमीटर खींचते हैं तो यहां पर जो एनर्जी रहेगी वो 1/2 kA², और माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम, वेलोसिटी भी मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू होगी 1/2 mv²। मतलब ये एनर्जी इसमें चेंज हो जाएगी। मतलब ये है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी। मीन पॉइंट पर, माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा अधिकतम, पर स्थितिज ऊर्जा 0। मतलब ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। और बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहां पर टोटल एनर्जी बराबर यहां पर टोटल एनर्जी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहां पर वेलोसिटी 0, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम। यहां डिस्प्लेसमेंट 0, यहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, सारी बात पढ़ते हैं। चलो आओ, मतलब मैं एक बात कह सकता हूं यार, कि 1/2 mv² इक्वल टू 1/2 kA²। 1/2 से 1/2 कैंसिल। v की मैं बात करूं तो k/m का रूट, और ये a, बस वैल्यू पुट करनी है। बताओ
के की वैल्यू, स्प्रिंग नियतांक ये 14.7 न्यूटन पर मीटर, द्रव्यमान कितना दे रखा है 300 ग्राम, जिसे हम 0.3 किलोग्राम कहेंगे, और ए की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो तो 8/100 कहना पड़ेगा। यकीन करो जब अपन सोल्व करेंगे ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 3 से अगर अपन इसे काटते हैं तो जहां तक मैं देख रहा हूं ये 4 आएगा, ये 9 आएगा, रूट तो रहेगा ही रहेगा, 8/100 रहेगा, ये 7 आ जाएगा, ध्यान दीजिए ये 7 होगा, 8 से इंटू करना पड़ेगा, 56/100 आएगा, और ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, यानी कि 0.56 मीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर होगा। आंसर इसका सी होगा। बहुत सरल, बहुत आसान। आगे बढ़िए। ये सवाल 2025 में पूछा गया है, और ये सवाल हमने इसे वर्क, एनर्जी, पावर इस चैप्टर में, इस यूनिट में सॉल्व कर चुके हैं। ये बोलते हुए कि ये सवाल वास्तव में एसएचएम वाले टॉपिक में भी पूछा जा सकता है, इसे वहां का भी माना जा सकता है, लेकिन इस सवाल को मैंने वहां सॉल्व करवा दिया है, तो आप वहां जाइए और इस सवाल का वहीं पे हल देखिए। इस बहाने 2 सवाल आप और देखोगे, ठीक है। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर ये फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको लगे कि सर एक बार आप बता ही दीजिए, नहीं, मैं चाहता हूं कि एक बार वहां जाओ और उसे देखो, कहां, वर्क, एनर्जी, पावर, उस यूनिट में पिछले सालों में आए हुए सवालों को जब हमने सॉल्व किया तो इस सवाल को हमने वहीं ले लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी 2025 में पूछा गया सवाल है। अब इस सवाल को देखिए आप, एक आवर्तकाल में एक विमीय सरल आवर्त गति में एक कण द्वारा तय की गई दूरी का मान क्या होगा। 2025 में पूछा गया ये सवाल, इसका आंसर कितना आएगा 4A आएगा। कैसे आएगा बताता हूं आओ। ये माध्य स्थिति, ये चरम स्थिति, एक चक्कर पूरा कब करेगा, इधर जाएगा, लौट के आएगा, इधर आएगा और फिर वापस लौट के आ जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। यहां से यहां तक जाएगा, तय की गई दूरी ए, फिर लौट के आएगा, तय की गई दूरी ए, फिर यहां से यहां तक जाएगा, तय की गई दूरी ए, फिर वापस आएगा, तय की गई दूरी ए। यकीन करिए यहां टोटल दूरी का मान आया a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a। तय की गई दूरी का मान 4a होगा, पर विस्थापन पूछ लेता तो 0 होता। अगर यहां विस्थापन पूछ लेता तो 0, पर दूरी पूछी है तो इसका आंसर आएगा 4a, ठीक है। ये सवाल हमारे कंप्लीट हुए। तो अब मिलते हैं अगली यूनिट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।